हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील बिस्ट और मैं आपको करा रहा हूं हिस्ट्री क्लास 11 की सीरीज। इसमें हम 5 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस। और ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, डीएसएसबी हो या फिर आपके नेट के एग्ज़ाम हो या यूपीएससी से रिलेटेड हो, उन एग्ज़ाम में ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, बी पॉजिटिव। तो चैप्टर का नाम है 3 वर्ग, या इंग्लिश में कहें तो थ्री क्लास, 3 वर्ग, 3 क्लास या 3 ऑर्डर या 3 ग्रुप। और ये जो चैप्टर है, इसमें जो टाइम पीरियड है वो हम पढ़ेंगे वेस्टर्न यूरोप के बारे में, 9th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ के बारे में? चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। कौन कौन से वो 3 क्लास थे जिन्होंने उस टाइम पे जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे एक मुख्य रूप से समाज का निर्माण करने में, सोसाइटी को फॉर्म करने में मुख्य भूमिका निभाई। सामाजिक आर्थिक, सामाजिक सोशल, आर्थिक होता है आपका इकोनॉमिक, एंड राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल जो चेंज थे, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी व मध्य यूरोप में जर्मन मूल के इटली, स्पेन, फ्रांस पर अधिकार कर लिया, जो जर्मन मूल के लोग थे। ठीक है। 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक तो ईसाई पादरी था, जो कौन से थे? जो पोप थे। ठीक है, ईसाई लोग, ईसाई मतलब क्रिश्चियन, क्रिश्चियन पोप। दूसरा था भूमिधारक अभिजात वर्ग, जिसके पास बड़ी बड़ी भूमि की संपत्ति थी, बड़े बड़े लैंड थे। दे वर ऑनर ऑफ अ बिग लैंड एरिया। और अभिजात वर्ग होता है इलीट क्लास। और तीसरा वर्ग कौन सा? 3rd क्लास, कृषक, पीजेंट, जो खेती बाड़ी करता था इनकी खेती पर। ठीक है। तो सबसे ऊपर सोशल सिस्टम में हम देखते हैं तो ईसाई पादरी वर्ग था, जो पोप के चर्चे के जितने भी मेंबर थे। ठीक है। सामंतवाद एक शब्द आता है, इसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद पर सर्वप्रथम मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार हैं, जो कि कहाँ के? फ्रांस के हैं। इनका टाइम पीरियड था 1886 से लेकर 1944। इनका तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। अर्थात इनका कहना है कि जो इतिहास है वो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, और ना ही सिर्फ ये इंटरनेशनल रिलेशन है, और ना ही ये महान व्यक्तियों की बायोग्राफी है, बल्कि इससे भी अधिक जो चीज़ें होती हैं वो इतिहास कहलाती है। आगे देखते हैं हम। द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद का परिचय। फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप, अर्थात 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच के समय आर्थिक, विधिक, राजनीतिक व सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। यह जर्मन शब्द फ्यूडल, भूमि का टुकड़ा से बना है। यह कौन के? फ्यूडलिज्म जो शब्द है वो किससे बना है? ये फ्यूड शब्द से बना है। फ्यूड इज़ अ जर्मन वर्ड, और यह ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस व बाद में इंग्लैंड में भी विकसित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्यूडलिज्म शब्द फ्यूडल वर्ड से बना है। सामंतवाद का परिचय हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो इंग्लैंड व दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। फ्रांस में, इंग्लैंड में और दक्षिण इटली में फ्यूडलिज्म का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। कृषक अपने खेतों के साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। लॉर्ड कौन होते हैं? जिनकी अपनी ज़मीन थी, जो बड़े बड़े भूमि धारक थे। बदले में वह सैनिक सुरक्षा पाते थे। कौन? जो कृषक थे। लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार थे, और जो लॉर्ड लोग होते थे, उनके कृषक, जो पीजेंट वर्ग था, उन पर उनके व्यापक और न्यायिक अधिकार थे। मतलब बहुत सारे अधिकार थे कि कृषक को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो लॉर्ड तय करेगा। जैसे कि उसको शादी करनी है किसी लड़की से, तो ये भी लॉर्ड तय करेगा। यद्यपि सामंतवाद की जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा सॉलोमन 742 से लेके 814 के काल में पाई गई, सुनिश्चित तौर पर उत्पत्ति यूरोप में अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। उत्तरार्ध मतलब जो प्री पीरियड होता है किसी भी सेंचुरी का, जब 11वीं सदी की शुरुआत हुई। जैसा भी 21वीं सदी की शुरुआत चल रही है, पहले के जो 20-25 वर्ष होते हैं। ठीक है। तो 11वीं जो सामंतवाद है, तो सामंतवाद की जो उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से 11वीं सदी के उत्तरार्ध में होती है। ठीक है। प्री पीरियड होता है किसी भी सेंचुरी का, और पोस्ट पीरियड होता है। हिंदी में हम कहते हैं परवर्ती पीरियड, और पूर्ववर्ती और परवर्ती पीरियड। आगे देखते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड में गोल्ड रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। कौन सा? गोल। जर्मनी एक जनजाति फ्रैंक ने
गॉल को अपना नाम देकर फ्रांस बनाया। किसने? जर्मनी की एक जनजाति ने फ्रैंक को गॉल अपना नाम देकर फ्रांस बनाया। तो ये फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। आगे देखते हैं। फ्रांस के राजा है, ये हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस और इंग्लैंड। गॉल जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर फ्रांस बनाया। अब 3 वर्ग के बारे में देखें। पादरी वर्ग का क्या काम था? उनका मुख्य कार्य था प्रार्थना करना। वो लोग किसकी प्रार्थना करते थे? अपनी जनता के लिए प्रार्थना जो भी चर्च में जाएगा और वहाँ पे क्या कराएगा? प्रार्थना कराएगा अपने नाम से। अभिजात वर्ग का क्या काम था? जो एलिट क्लास है, लड़ना व शासन करना। ठीक है, फाइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और कृषक का क्या काम है? शेष कार्य, जैसे जो ऊपर के 2 वर्ग हैं उनकी सेवा करना। इसके अलावा कृषि कार्य करना। वेस्लेज क्या होता है? वेस्लेज फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण वेस्लेज था। ठीक है, तो इसको एक पर जिसमें फ्रांस के जो शासक हैं वो अपनी आम जनता से जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रथा को वेस्लेज कहा गया। अभिजात वर्ग बड़े भूस्वामी। अभिजात वर्ग में क्या थे? जो बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति थी। भू जमा स्वामी, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो भू के स्वामी अर्थात भूमि के स्वामी। राजा के अधीन अभिजात राज्य को अपना सीनियर स्वामी मानता था। अभिजात राजा को अपना क्या मानता था? सीनियर स्वामी मानता था। ठीक है, अभिजात से ऊपर कौन है? राजा। सेनियोर लॉर्ड, रोटी देने वाला। सेनियोर लॉर्ड कौन हो गया? जो रोटी देने वाला है। और दास वेसल की रक्षा करता है। ठीक है, किसकी? वेसल की। दास को की रक्षा करता है। अभिजात वर्ग का संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण, सैन्य शक्ति, सामंती सेना, स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, स्वयं की मुद्रा बना सकते थे। तो अभिजात वर्ग के क्या क्या अधिकार हैं? उनकी स्थायी तौर पर उनका नियंत्रण था सैन्य शक्ति पर। ठीक है, जिसको उन्होंने सामंती सेना घोषित किया। और स्वयं का वो न्यायालय लगा सकते थे, और स्वयं की मुद्रा क्या करते थे? करेंसी, उसको जारी कर सकते थे। तो अभिजात वर्ग को यही अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और उनका जो घर था वो मैनर कहलाता था। उनकी जो घर था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था आपका मैनर। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं स्लाइड में। मैनर की जागीर। लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था। किसका? जो लॉर्ड होता था उसका अपना मैनर भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था, और उसका कंट्रोल किस पे होता था? किसी भी विलेज पर उसका कंट्रोल होता था। छोटे मैनर की जागीर, दर्जन भर परिवार। अगर कोई छोटा मैनर है तो उसके दर्जन भर परिवार होंगे, और बड़े में कितने? 60 से ज़्यादा परिवार होते थे। नाइट को क्या कहते थे? नाइट, ये रात वाला नाइट नहीं है। नाइट को कहते हैं कुशल अश्वरोही सैनिक, जो क्या है? स्किल बेस्ड घुड़सवार है, जिनको घोड़ा चलाना आता है। ठीक है, जो सैनिक है। ठीक है, तो उनको नाइट कहा गया है। ये लॉर्ड से इसी प्रकार से संबंधित है जैसे लॉर्ड राजा से। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? राजा। राजा से संबंधित कौन है? लॉर्ड। लॉर्ड किसके प्रति कृतज्ञ है? राजा के प्रति। इसी तरह से जो नाइट है वो लॉर्ड से संबंधित है। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग फीफ दिया है, और इसको क्या कहा गया? फीफ। किसने दिया है? लॉर्ड ने। और 100 से 200 एकड़ भूमि भी हो सकती है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड ने किसको? नाइट को भूमि दी है। इसके अलावा नाइट का क्या काम है? वो घोड़े वाला सैनिक है, उसको अच्छे से घोड़ा चलाना आता है, हथियार चलाना आता है। इसे उत्तराधिकार में पाया जाता था। ठीक है, उत्तराधिकार मतलब पिता से अपने बेटे को ये प्राप्त होता था। कृषक यहाँ पर कार्य करते थे, और इनकी भूमि में कार्य कौन करता था? जो भूमि लॉर्ड इनको देता था उस पर कृषक कार्य करते थे। कुछ भाग लॉर्ड को भेज दिया जाता था ये यहाँ सारे परिवार के लिए, और जो भी कृषि से अधिशेष की प्राप्ति होती थी या अनाज की प्राप्ति होती थी उसमें से कुछ को लॉर्ड को भेज दिया जाता था, और शेष को कौन? नाइट रखता था। और थोड़े से भाग को किसको? किसानों को दिया जाता था। यहाँ सारे परिवार के लिए सारी सुविधाएं थी। नाइट्स को समय पड़ने पर लॉर्ड की तरफ से लड़ना पड़ता था, और ये एक इम्पोर्टेंट शर्त थी कि नाइट क्या करेगा? समय पड़ने पर लॉर्ड की तरफ से लड़ाई करेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। ये नाइट भी बहुत आसानी से हमने समझ लिया है। प्रथम पादरी वर्ग के बारे में हम आगे पढ़ते हैं इस वाली स्लाइड में। प्रथम पादरी वर्ग, अब 3 क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम पादरी वर्ग है। 3 ऑर्डर्स हैं। इन 3 ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है? जो पोप क्लास है, जो चर्च के लोग हैं। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। कैथोलिक 2 तरह के क्रिश्चियन होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं।
तो राजा द्वारा इन्हें दी गई भूमि से कर उगा सकते हैं, ठीक है। राजा द्वारा जो इनको भूमि प्रदान है उससे ये क्या करते थे, कर की उगाही करते थे, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लेते थे लोगों से। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष को पोप कहते थे, जो वेस्टर्न चर्च के अध्यक्ष हैं उसको पोप कहते हैं। और आधुनिक वर्ल्ड में इन द मॉडर्न पीरियड पोप इज़ द पोप इज़ द बिगेस्ट रिलीजियस फादर ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा धर्मगुरु है वो पोप ही है, जो कि वेटिकन सिटी में रहता है। पादरी पादरी क्या देते थे, उपदेश देते थे। किनको? पादरी जो चर्च के जो क्या होते हैं, पंडित होते हैं, पादरी कहते हैं उनको। उपदेश गाँवों में रविवार को, ठीक है, गाँव में रविवार को उपदेश देते थे। पादरी स्त्री, कृषिदास शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति नहीं बनते थे। तो पादरी किसको नहीं पता था कि कोई भी फीमेल जो है या फिर कृषिदास जो है, जो स्लेव हो, एग्रीकल्चर स्लेव, या शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का दिव्यांग हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, ठीक है, फिजिकली चैलेंज हो, पादरी पुरुष शादी नहीं करते थे। और ठीक है, दे आर ऑलवेज बैचलर, वो बैचलर रहते थे हमेशा, दे आर ऑलवेज बी बैचलर। और बिशपों के पास लॉर्ड की तरह जगह भूमि थी, ठीक है। जो बिशप होते थे इनके पास भी क्या होती थी, बिशप अर्थात चर्च से रिलेटेड लोग, उनके पास भी क्या थी, जागीरें थी। क्या थी? जागीरें। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उपज का 1/10 भाग टाइथ लेते थे। तो एक टाइथ एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइथ। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये टाइथ क्या होता है। तो टाइथ क्या होता है, जो कृषक की उपज का 1/10 भाग, 1/10 होता है, उसको हम टाइथ कहते हैं। एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। भिक्षु लोगों के बीच एकांत में रहते थे, ये तो पता ही है। एबी या मोनेस्ट्री मठ में रहते थे। मोनेस्ट्री जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं ना, जैसे दिल्ली में भी मोनेस्ट्री है एक, जहाँ पे हम कपड़े खरीदते हैं, तिब्बतन लोगों की मोनेस्ट्री है। तो मोनेस्ट्री क्या है, वो मठों को बोलते हैं। और एबीज या मोनेस्ट्री मठ में रहते थे। प्रसिद्ध मठ, अब आगे हम देखते हैं इसमें। तो बाकी जो बच गया है उसको हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। होप सो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा हो, और आप मेरी वीडियो को, पिछले वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के अनुसार। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।